हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है, जहां पर आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और आपको पता है कि यहां पर जीएस की सारी क्लासेस, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स और बेहतरीन ढंग से द हिंदू, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं पूरी की पूरी बेहतरीन ढंग से कवर की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसा कि हमने पूरा का पूरा आपको विवरण बताया, अब यहाँ पर जो भी करंट से इश्यूज हो हैं वो सब आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो आपकी लाइबिलिटीज़ बनती है कि आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करें, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को सॉल्व करें। यहाँ पर जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उस पर जो बेसिस्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग बिना किसी देरी के आइए अपने अपने आर्टिकल्स और करंट्स टॉपिक्स पर चलते हैं। देखिए, अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ और कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी और वहाँ पर द हिंदू नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी पेपर हैं सब ने मिलकर के बीजेपी की नीतियों को बेहतरीन ढंग से उछाला है कि जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसके हारने का रीजन्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे चुनाव हर साल प्रतिवर्ष होते रहते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव, अभी जून आने वाला है, आज इसमें आधी मई बीत चुकी है। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, यानी कि एक मोटे तौर पर लोकसभा का चुनाव होगा। और उसके लिए इतना ज़्यादा शोर शराबा हो हल्ला क्यों मचा है? क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा का इलेक्शंस है और 6 महीना के पहले अगर किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट, जो कि इस समय सेंट्रल में और आधे से ज़्यादा देश में रूलिंग पार्टी के तौर पर रिजिम कर रही है, तो उसके हारने के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए क्या कारण है क्या नहीं, पूरा देश का अखबार, मीडिया सब एकजुट हो चुका है। क्योंकि इसका कितना इफेक्ट 2024 के इलेक्शंस में पड़ेगा, पूरा पेपर इस इश्यू से भरा पड़ा है। और इम्पॉर्टेबल ये है, नोटेबली ये है, यानी महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब मैटरों से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। इन सब मैटर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ये सब मैटर्स से आपको नहीं जाना है, नहीं फंसना है। ये सब पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं। आपको बस इतना देखना है कि इलेक्शंस क्या हैं, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, इलेक्शंस स्वच्छ तरीके से कैसे कराए जा सकते हैं, इलेक्शंस कमीशंस के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। इलेक्शन कमीशंस का प्रावधान यानी कि प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में है, ये सब आप देखिए। किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कौन बना वह कौन से पार्टी से है, सेंटर का पीएम कौन बना वह कौन सी पार्टी से, इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो पिछले 2-3 दिनों से ये बड़ा वाला जो आर्टिकल आ रहा था वो इसी क्रम में आ रहा था। अब हम लोग एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कल भी आर्टिकल आया था इंडो पैसिफिक के ऊपर, और आज जो आर्टिकल है वह सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आर्टिकल आया है। इसमें कहा गया है कि अ कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट्स दैट राइट ऑफ द एक्यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि जो एक्यूज्ड होते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जिन पर दोषारोपण किया होता है, एक्यूज्ड का मतलब सिद्ध अपराधी, घोषित अपराधी, यानी कि अपराधी के अधिकार को कोर्ट के द्वारा अगर वापस किया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है, यानी कि जो उनका जमानत मिलता था उसको रिकॉल किया जा रहा है, कोर्ट उनके जमानत के अधिकार को वापस ले रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल में हम आपको वोकैबुलरी भी बताते चलेंगे ताकि आप बेहतरीन ढंग से इसको कवर कर सकें। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के उसी आर्टिकल पर चलते हैं। कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड। ये पूरा आर्टिकल की पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, इसके बाद इस आर्टिकल की व्याख्या करूंगा, फिर उस पर बेसिस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ये जो आर्टिकल है उसका बैकग्राउंड ये है
कि अगर कोई बंदी का मतलब होता है कि जो सिद्ध अपराधी होते हैं, पुलिस की कस्टडी में रहते हैं या मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहते हैं या किसी भी कस्टडी में रहते हैं, उनको कस्टडी से पहले ज़मानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कौन से बेसिस पे मिलना चाहिए। अगर ज़मानत मिल जाता है तो जो उनके अगेंस्ट, जो उनके खिलाफ़ चार्जशीट दायर की गई है वो कंप्लीट है कि नहीं है, क्या अपूर्ण, यानी कि अगर चार्जशीट कंप्लीट नहीं की गई है तो क्या उनको बिल दे दिया जाना चाहिए, और अगर कंप्लीट हो गई है तो क्या बिल दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये इसी थीम पर बेस्ड है, कोर्ट के पावर्स पर, कोर्ट के जो आदेश आया है बिल को लेकर के, डिफ़ॉल्ट बिल को लेकर के। यहाँ डिफ़ॉल्ट बिल का बार बार प्रयोग किया गया है। डिफ़ॉल्ट का मतलब आप जानते ही हैं, गलत होता है, चूक होता है या भूल चूक हो जाती है। तो इस आर्टिकल में डिफ़ॉल्ट का मतलब हुआ कि अदालत में अनुपस्थिति या बुलाए जाने पर ना जाना या समय से ज़्यादा लेना, उसके सेंस में यहाँ पर गलती की बात की गई है, उसके सेंस में यहाँ पर बातें की गई हैं। तो कोर्ट क्या कह रहा है, अब आइए हम लोग इस टॉपिक को पूरे तरीके से देखते हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं, इस पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अ कोर्ट रिकॉल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑन, यानी कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने 1 मई को रितु छबारिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, उसके ऊपर एक फैसला लिया, उसके ऊपर जो है एक आदेश दिया। और आदेश किसके आग्रह पर दिया? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ये जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनके आग्रह पर, इंस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, इनके आग्रह पर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से रितु छबारिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो रिकॉल, जो बिल के लिए आपने ऑर्डर दिया था पहले, उस अपने ऑर्डर को आप वापस ले लें। क्यों? कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वे आर फेसिंग डिफ़िकल्टी, जो सेंट्रल, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वह डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं, यानी कि कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, और यह वैधानिक व्यवसाय के लिए, यानी कि यह वैधानिक तरीके से चिंता का विषय है, यानी कि उनके मध्य चिंता का कारण है। अगर इस पूरी लाइन का हम मीनिंग निकालें तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि आपने अपना जो पूर्व में फैसला सुनाया था उसको आप अपने फैसले को वापस ले लें। और ये किस केस में है? रितु छबारिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में है। क्योंकि और उस फैसले को वापस लेने की उसने वजह बताई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हम लोग डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं और यह हम लोगों के बीच जो लीगल प्रोसेस होता है, लीगल जो वैधानिक तरीका होता है कार्य करने का, उनके मध्य ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो इन सब बातों के अलावा यह क्वेश्चंस कि कोर्ट का अपने ही जो कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया था क्या वो वापस लेगा, या कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा एक्यूज्ड के राइट पर, यानी कि अपराधी के अधिकारों पर कितना बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, कि यह कितना कॉन्सिबर होगा, यानी कि कितना चिंता का विषय होगा कि जो कस्टडी में एक्यूज्ड रहता है, अपराधी रहता है, उसको मुक्त करने से, उसको रिलीज करने से उसके अधिकारों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, यह सब अभी आगे कहा गया है। 12 मई को अपने अंतरिम आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश दिया कि कोर्ट जो है रितु छबारिया के निर्णय पर बिना भरोसा किए उसकी स्वतंत्रता पर ये जमानत दे सकती है। हालांकि कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्रिमिनल केसेस को लेकर के, क्रिमिनल केसेस में इस तरीके से जो उनका अधिकार होता है, मुलजिम का सस्पेंड अगर कर दिया गया कोर्ट का निर्णय इस तरीके से, तो आगे क्या होगा,
यानी कि जो उनका राइट है, अभियुक्त का जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो उसका संवैधानिक राइट होता है जमानत लेने का, वह डिवेट हो जाएगा। किससे डिवेट हो जाएगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो आपराधिक प्रोसीड होता है और अपराधियों के लिए फंडामेंटल उनका प्रिंसिपल्स होता है, उससे वो अलग हो जाएगा। कहने का फ्रेंड्स, इस पूरे पैराग्राफ को मैं एकदम बेहतरीन ढंग से आपके सामने कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था कि अगर कोई ज़मानत लेना चाहता है, अगर कस्टडी में है तो वो ज़मानत ले सकता है या लेकिन ज़मानत ले सकता है। अब यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल या जो भी वैधानिक प्रोसेस होता है, वैधानिक लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि जो ज़मानत लेने का तरीका होता है, जो ज़मानत इनको दी जाती है, वो हमारे लिए कठिनाइयों का सामना करती है, कठिनाइयाँ क्रिएट करती हैं, हम उनका सामना करते हैं। फिर कोर्ट को ये सॉलिसिटर जनरल यही बात कहते हैं कोर्ट से कि आपने ये जो निर्णय दिया था, इस निर्णय को आप वापस ले लें। फिर 12 मई को जो है कोर्ट ने क्लियरिफाई किया कि जो मुलजिम को ये रितु छिबारिया के निर्णय में बिना भरोसा किए क्लियरिफाई कर दिया कि इनको जो है ज़मानत दी जाती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है मुलजिम को उसकी स्वतंत्रता दी जाती है, उसकी स्वतंत्रता के लिए ज़मानत दी जाती है, उसको मुक्त किया जाता है। लेकिन अब आगे यही राइटर कह रहे हैं कि हालांकि इस तरीके का जो डिसीजन मतलब कि कोर्ट का ये जो डिसीजन है, यानी कि ज़मानत देना, अगर इस डिसीजन को आप हटा देते हैं, इस डिसीजन को आप जो है सस्पेंड कर देते हैं, मतलब निलंबित हो जाता है, कोर्ट अगर अपना डिसीजन ये वापस ले लेती है ज़मानत देने वाला अधिकार, तो जो क्रिमिनल केसेस हैं, आगे के जो अभियुक्त आएंगे, जो अपराधी आएंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का क्या होगा? वो जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर, यानी कि जो आपराधिक क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका जो मौलिक सिद्धांत होता है, उससे वो अलग हो जाएंगे, उनका जो राइट है वो अलग हो जाएगा। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि जो वैधानिक तरीका होता है, वैधानिक ज़मानत होती है, वैधानिक ज़मानत का अधिकार अक्सर जाना जाता है डिफ़ॉल्ट बेल, यानी कि गलत ज़मानत, यानी कि चूक हो गई ज़मानत में, यानी कि एक तरीके से भूल बस ज़मानत, यानी कि आप उसको डिफ़ॉल्ट बेल कह सकते हैं। अब वो अवेलेबल है एक्यूज्ड पर्सन इन केसेस विन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो जांच एजेंसी होती है, अगर वो कंप्लीट तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करने में असफल हो जाती है दिए गए समय के भीतर, यानी कि जांच एजेंसियों को जितना समय दिया गया है जांच करने के लिए और जांच करके फाइल को कोर्ट में हाजिर करने के लिए, अगर उस समय के भीतर जांच एजेंसियां फाइल को जांच नहीं कर पाती हैं, केस को जांच नहीं कर पाती हैं, तो यह जो बिल है अब एक्यूज्ड पर्सन के लिए अवेलेबल है, अब वो बिल ले सकते हैं। और यह जो मैंने बात कही, यानी कि बिल लेने का जो ये तरीका है कि दिए गए समय के अंतर्गत जांच कंप्लीट नहीं हुई, इसके पहले वो अपराधी बिल ले सकता है, यह आया है अंडर सीआरपीसी की जो धारा है, आपराधिक संहिता है जो सीआरपीसी की, वो एक सेक्शन 167 के खंड 2 में। और जो इसमें मैक्सिमम टाइम दिया गया है इन्वेस्टिगेटर के लिए, वो 60 से 90 दिन के लिए दिया गया है। और ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस का कितना सीरियस मैटर है, मतलब कि जो प्रतिवाद है, जो वादी है, उसका कितना ज़्यादा सीरियसली मैटर है। और अगर अथॉरिटी अनेबल होती है कंप्लीट करने में इन्वेस्टिगेशंस को इस दिए गए समय के दौरान, तो अपराधी रिलीज कर सकता है, जो कस्टडी में रहता है उसके लिए वो बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट में या जहाँ कहीं भी रहता है अप्लाई कर सकता है। और वो जो अप्लाई करेगा सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत अप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दिए गए समय में जांच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं 60 से 90 दिन के भीतर भी, तो अपराधी को यह अधिकार है सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत कि वह अपनी जमानत के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। और ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो डिफ़ॉल्ट बिल है, यह आता है कहाँ से? जो केस की जो गुणवत्ता होती है, मेरिट्स होते हैं, उससे अनरिलेटेड है।
या इसमें यह तथ्य जो निकल करके आता है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट बिल की कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सब। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है डिफ़ॉल्ट बिल को, वह अभियुक्त को लंबे समय तक रोकने के लिए किया गया है कि अभियुक्त कस्टडी में ज़्यादा दिन तक रहे, उसको बिल न मिले। इस हिसाब से इसकी मेरिट को डिफ़ाइन किया गया है। ये राइटर यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। और अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट बिल का अधिकार है, राइट है, वह कोर्ट के द्वारा कई बार उस पर निर्णय दिए गए हैं। अब आगे एक शब्द है इंडिफिसिबल, मतलब अपरिहार्य। और जो कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है वो अपरिहार्य है। इंडिफिसिबल राइट का मतलब अपरिहार्य अधिकार, मतलब अपरिहार्य का मतलब होता है अजेय अधिकार। वह कोर्ट के द्वारा दिया गया अधिकार अजेय अधिकार है। और यह भारतीय संविधान में इस बात को गारंटी दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार है। यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के तहत उसको सुरक्षा दी गई है, उसको बाकायदा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और इसी राइट को कोर्ट ने कई बार व्याख्या किया है, मल्टीपल जजमेंट, बहुत सारे अपने निर्णयों में। इसीलिए ऐसी स्थिति में जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का जो प्रयास किया जाता है, अगर वो इस प्रक्रिया में झूठ बोलते हैं, इस प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करते हैं, सरकमवेंट का मतलब होता है गतिरोध उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया में यानी कि अपराधी को बिल दिया जाना चाहिए, उस प्रक्रिया में वो देरी कर देते हैं, तो कोर्ट का जो अब यहाँ पर राइट कर रहे हैं कि कोर्ट राइटली कॉल्ड आउट, कोर्ट ठीक युक्ति करता है वहाँ पर अपना जो वहाँ पर जो एक्सटेंड कस्टोडियल डिटेंशन होता है, यानी कि अपराधी का ये सब क्या काम करते हैं, जो प्रोसीजर होता है वो कहता है कि अपराधी अभी हमारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपराधी का जो बिल है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि अपराधी जो बिल लेना चाहता है उस प्रक्रिया को, टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए। तो यही राइटर कह रहे हैं कि कोर्ट राइटली कॉल्ड आउट, कोर्ट ने अपनी ठीक ठाक कार्य किया है, कोर्ट ने अच्छा किया है कि उस चीज़ को मना कर दिया है कि अपराधी का जो कस्टोडियल डिटेंशन होता है, यानी कि जो कस्टडी में उसके रखने का समय होता है, उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया। और यह बहुत ही कोर्ट की जो युक्ति थी बहुत ही अच्छी युक्ति है कि कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब ये केस का उदाहरण दे रहे हैं कि अचपल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सन 2018 में कोर्ट ने ये माना कि इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है, अगर हालांकि यद्यपि वो पूर्ण है और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको कंप्लीट किया गया है, would not bar the accused from availing default bill, तो वह भी अपराधी को बिल लेने से मना नहीं कर पाएगा। अब आगे कोर्ट 2018 के केस में कहता है, अचपल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहता है कि अगर कोई जांच एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, अगर वह अपने दिए गए समय में पूर्ण हो गई, यानी कि जो 60 दिन का या 90 दिन का जो समय दिया गया था उस समय के भीतर कोई अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा वो पूरा कर दिया गया, इसके बावजूद भी आप यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये जो जांच पूर्ण हुई है अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा हुई है, अतः अभियुक्त को बिल न दिया जाए। ये गलत है और इसको कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि इस केस में कि अगर अनऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन अगर यह जांच करता है, तब भी एक्यूज्ड को यह अधिकार है कि वह बिल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, डिफ़ॉल्ट बिल उसको मिल सकता है, वो रोक नहीं सकता। और यही सेम 2020 के केस में उन्होंने कहा था, जब कोविड-19 आया था, पैंडेमिक कोविड-19 के केस में आगे उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती है उनको किसी भी तरह का रिलेक्शन आगे देने से उन्होंने मना कर दिया कि टाइम पीरियड आप नहीं बढ़ा सकते जांच एजेंसियों को। ये लोग क्या काम करते हैं कि कोर्ट में रिपोर्ट दे देते हैं कि जांच अभी देर तक चलेगी या जांच में टाइम लगेगा, और इस आधार पर अपराधी को कस्टडी में रखने का टाइम जो है बढ़ा दिया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा, जो कोविड-19 का एरिया था, युग था 1 डेढ़ 2 साल पहले,
उसमें उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं उनको किसी भी तरीके से हम रिलेक्शंस नहीं देंगे, और वो रिलेक्शंस के लिए नहीं ना आए कि जो पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशंस का, अगर वो दिए गए समय में उससे ज़्यादा समय ले रहा है तो इसके बावजूद भी जो अपराधी है उसके लिए टाइम बाउंड नहीं किया जाएगा कस्टडी में रहने के लिए, अर्थात उसके लिए और अधिक समय नहीं दिया जाएगा, विस्तारित नहीं किया जाएगा कि अपराधी कस्टडी में रुका रहे, तो अभियुक्त कस्टडी में रुका रहे। तो कोर्ट ने यहाँ पर अपना निर्णय बनाए रखा। अब ये जो निर्णय आया था कोर्ट का, ये निर्णय कहाँ का था? ये निर्णय इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई थी, यह सीआरपीसी की धारा 167 में व्याख्या की गई थी, जहाँ पर इसकी जड़ें हैं, और यह रिकमेंडेशंस किया गया था 41वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन के द्वारा। इसके जो पुराने वर्जन हैं सीआरपीसी का, अभियुक्त को बेल देने की दिशा में और कस्टडी में बनाए रखने की दिशा में, वो है कि सीआरपीसी की धारा 167 में यह इंटरप्रिटेशन से किया गया है, व्याख्या किया गया है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, यानी कि जो अपराधी व्यक्ति है, अभियुक्त है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक रख सकते हो अपनी हिरासत में। 15 दिन से ज़्यादा आप हिरासत में नहीं रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि पुलिस के द्वारा होता क्या है कि अपराधी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कस्टडी में रहे। वो जो मुकदमे का प्रोसेस होता है, जो ट्रायल किया जाता है, उसमें ये लोग कानूनों का, मुकदमों का दुरुपयोग कर देते हैं और दुरुपयोग करके कस्टडी में रहने के टाइम को बढ़ा देते हैं। तो इस पर लॉ कमीशन ने रिकमेंडेड किया कि जो एक्यूज्ड है, एक्सटेंडिंग द पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कुड बी डिटेन्ड इन कस्टडी, यानी कि लॉ कमीशन के द्वारा इसको जो है रिकमेंडेशन किया गया कि जो एक्यूज्ड है वह अधिक दिन तक कस्टडी में रह सके, इसके लिए टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए। और यह सीआरपीसी, और यह जो बात की गई 1978 में एक संशोधन बिल लाया गया, जिसके माध्यम से सीआरपीसी में संशोधन करके इसको पाया गया। और इन्वेस्टिगेटर जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो यानी कि जांच एजेंसियां होती हैं, उनको यह पावर दी गई एक्सटेंडेड डिटेशंस कि जो स्टैच्यूटरी बिल होता है, जो वैधानिक बिल होता है, उसके जो प्रावधान होते हैं उसको विस्तारित करने के लिए उसकी भी साथ में व्याख्या की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो अपराधी होता है, एक्यूज्ड होता है, वह कस्टडी में लंबे समय तक न रह सके। यानी कि लॉ कमीशन ने भी इस बात को रिकमेंडेशन किया था कि एक्यूज्ड का जो यानी कि जो अपराधी का कस्टडी में रहने का समय होता है, बने रहने की जो वहाँ पर टाइम दिया जाता है, लॉ कमीशन के द्वारा उस बात को लाया गया कि ट्रायल की जो दुरुपयोग होता है और वहाँ पर जो कानूनों का दुरुपयोग करके कस्टडी में बढ़ा दिया जाता है, इसको रखने का, अभियुक्त को रखने का जो दायरा होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, वह दायरा एक निश्चित समय तक रहे। उसके लिए ये कानून लाए कि एक निर्धारित किया जाए, टाइम पीरियड को एक्सटेंडिंग किया जाए। और सीआरपीसी में 1978 में जाकर के संशोधन किया गया। और जांच एजेंसियां जो होती हैं उनको जो है इस बात के लिए कहा गया कि आप जो डिटेंशन करते हो, जो प्रोविजंस होता है, वैधानिक जो बिल पाने का जो तरीका है, उसके साथ साथ ये भी व्याख्या किया गया। यानी कि जो जांच एजेंसियों का पावर है, वो पावर आप जो यूज कर रहे हो कस्टडी में रखे हुए अभियुक्त को ज़्यादा दिन तक बनाए रखने के लिए, उसको आप मैक्सिमम दिन तक नहीं रख सकते हो।
आपके लिए अब ये प्रावधान है कि आप उसको मैक्सिमम दिन तक नहीं रख सकते हो, लॉन्ग पीरियड तक नहीं रख सकते हो, ये भी उस बात में निश्चित किया गया। यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन किया गया अपराधी को। और दुर्भाग्य से ये जो प्रोटेक्शंस था, अपराधियों को गारंटी दी गई थी, ये व्यवहार में हटा दिया गया। ये व्यवहार में होता क्या है कि सिद्धांत में कुछ आ जाता है और व्यवहार में इसको हटा दिया जाता है। अब हुआ क्या कि अथॉरिटी द्वारा जो जांच एजेंसीज होती हैं उनके लिए वो जो है लगातार 60 या 90 दिन के भीतर इनकम्प्लीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करती हैं, यानी कि वो पूर्ण नहीं रहता है। और ये जांच एजेंसियां इतनी चालाकी से कार्य करती हैं कि 60 या 90 दिन के भीतर क्या काम करती हैं, जो टाइम पीरियड इनको दिया रहता है वो ये अपूर्ण या पूरक चार्जशीट लगा देंगी। इनकम्प्लीट जो है चार्जशीट रहेगा, ताकि कोर्ट को ये लगे कि अभी जांच चल रहा है, इसलिए कस्टडी में रखने का बिल जो है, कस्टडी में जो अभियुक्त पड़ा है उसको रखने का जो प्रावधान है उसको बढ़ा दिया जाए और ज़्यादा दिन तक वह रह सके। तो ये जांच एजेंसियां यहाँ पर दुरुपयोग करती हैं, उनके प्रोटेक्शंस को हटाते हुए इनकम्प्लीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर देती हैं, ताकि जो एक्यूज्ड है वे लंबे समय तक जो है बिल न ले सके और जो डिफ़ॉल्ट बिल होता है उससे वो दूर रहे, वो रुका रहे। और अगर अदर उदाहरण में देखें तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वे 60 और 90 दिनों के बाद अगर चार्जशीट दायर करती हैं, तो जो चार्जशीट वो दायर करेंगी 60 या 90 दिनों के बाद, वो तभी दायर करेंगी जब जो अभियुक्त है अगर उसने एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दिया डिफ़ॉल्ट बिल पाने के लिए, उसके पहले इनको दायर करना पड़ेगा। चाहे आप इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, कुछ भी हो, अगर अभियुक्त के लिए जो समय दिया गया है 60 से 90 डेज जांच एजेंसियों को कि आप इतने दिन के भीतर जांच कर सकते हैं, तो अगर उसके पहले ये जो है एप्लीकेशन डाल दिया गया एक्यूज्ड के द्वारा, तो चाहे आप इनकम्प्लीट किए हो चाहे कुछ भी किए हो, आपको उसके पहले डालना पड़ेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था रितु छबारिया के केस में, इसमें जितने भी अवैधानिक तरीके से जो भी प्रावधान किए गए थे, कोर्ट ने उसको पूरे तरीके से मना कर दिया। और जो इनकम्प्लीट चार्जशीट थी पुलिस के द्वारा किया गया था, उस कोर्ट ने कहा कि उसको जो है एक्यूज्ड को आप डिफ़ॉल्ट बिल लेने से नहीं रोक सकते हो। कोर्ट ने जोर दे करके कहा, प्रीलिमिनरी कहा कि जो इनकम्प्लीट नेचर होता है पुलिस का, जो पुलिस रिपोर्ट का अगर कोई इनकम्प्लीट नेचर है, यानी कि वो अपूर्ण है, जो रिपोर्ट जांच एजेंसियों के द्वारा दायर की जाती है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो इसके बावजूद भी एक्यूज्ड जो है वो दायर कर सकता है अपील के लिए। और पुलिस के द्वारा ये जो पुलिस के द्वारा जो ये इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, कंप्लीट नहीं किया जाता है, ये इनकम्प्लीट नेचर को प्रकट करता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो रितु छबारिया के कोर्ट में है, कोर्ट ने जो है किसी तरीके से अन्य प्रावधान को प्रकट नहीं किया, यानी कि कोई और प्रावधान और मौलिक प्रावधान को कोई नया प्रावधान लेकर के नहीं आया। और इसने अपना जो ये बिल देने का जो ये प्रावधान है, ये पहले अपने पूर्ण जजमेंट से लेकर के ड्रू किया है। जैसे उदय मोहनलाल आचार्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो केस है, इसमें जो उन्होंने बिल का पावर दिया था, बिल लेने की, जो डिफ़ॉल्ट बिल लेने की वकालत की थी कोर्ट ने, वो वहाँ से लिया है, जिसने चित्रित किया है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को कि एक्यूज्ड का जो राइट है स्टैचुरी बिल लेने का, वो यहाँ पर वो प्रकट किया है। और इस प्रकार जो रितु छबारिया का केस है, उसमें किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बाधा नहीं डाली गई है। और वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट बिल की मांग की गई है, डिफ़ॉल्ट बिल की जो वहाँ पर बात की जा रही है,
वो अपरिहार्य है, वो उचित है, उसको हाईलाइट किया गया है कि उसका जो नेचर है डिफ़ॉल्ट बिल्ड मांगने का, क्योंकि रितु छबारिया ने किसी भी तरीके की एडिशनल हर्डल्स नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा या कोई कठिनाई तो पहुंचाई नहीं है, अतः वहाँ पर जो बिल दी जाएगी पहली चीज़ कि वो अजेय बिल होगी। अजेय का मतलब है कि वो उचित बिल होगी। और कोर्ट में रितु छबारिया का जो ये रितु छबारिया के केस में कोर्ट ने फिर से दोहराया, बार बार ये दोहराता है कि जो इनकम्प्लीट चार्जशीट है वो किसी भी कंडीशंस में डिफ़ॉल्ट बिल पर अभियुक्त को मुक्त करने के लिए रोक नहीं सकती। कोर्ट ने इसको जोर दे करके बार बार दोहराया इस बात को कि कोर्ट के अभियुक्त अगर डिफ़ॉल्ट बिल के लिए मांग करता है और चार्जशीट इनकम्प्लीट है या कुछ भी है तो वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट बिल ले सकता है, उसको डिफ़ॉल्ट बिल इनकम्प्लीट चार्जशीट के हवाले आप रोक नहीं सकते। इस बात को कोर्ट ने दोहराया। लेकिन आगे जो कहा जा रही है, आगे जो बात कही जा रही है कि ये जो इस पर जो रितु छबारिया के ऊपर प्रश्न बन रहे थे उससे इन लोगों ने जो अदर सबसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये प्रश्न से अलग कर लिए थे। उदाहरण के लिए जसबीर सिंह 2023 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कंप्लीट चार्जशीट अगर समय के अंतर्गत पूर्ण कर दी जाती है तो कुड नॉट बी रिजेक्टेड, वह रिजेक्ट नहीं की जाएगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए मंजूरी नहीं थी। यह निर्णय जसबीर सिंह 2023 के केस में सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरी हुई चार्जशीट अगर समय के अंदर अगर चार्जशीट कंप्लीट हो जाती है तो वह स्वीकार्य नहीं की जाएगी। क्यों उसको स्वीकार नहीं की जाएगा जब वो समय के अंदर है? क्योंकि उसको कोई मंजूरी ही नहीं दी गई थी। और जो संभावना दिखाई दे रही है वो क्या है कि कोर्ट अपने जो निर्णय है बिल को लेकर के अगर उसको रिकॉल करती है, ऐसा लगता नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है, ऐसी जो कि इतने टेनिसियन ग्राउंड पर, यानी कि इतने क्षुद्र, टेनिसियन का मतलब होता है थोड़ा सा सूक्ष्म हल्का, इतने कमज़ोर ग्राउंड पर जो वैधानिक ग्राउंड होता है इतना कमज़ोर है। कोर्ट द्वारा जो निर्णय है वह निर्णय कोर्ट अपना लेने के लिए स्वयं विचार करेगा, फिर से विचार करेगा, ऐसा लगता नहीं है, ऐसी संभावना तो दिखाई नहीं देती है कि इतने कम जो है वैधानिक कानून पर कोर्ट अपना निर्णय वापस ले लेगा। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है, अभी इन्होंने बात कहा कि गिवन दीज पॉसिबिलिटीज़, जो पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं कोर्ट के द्वारा, अभी जो अनक्लियर किया गया है, रिमेंस किया गया है, अभी उसको अनक्लियर का मतलब होता है कि यहाँ पर अस्पष्ट किया गया, अभी उसकी आगे व्याख्या की जाएगी कि जो संभावना दिखाई दे रही कि कोर्ट इतने कमज़ोर कानून पर अपना जो बैकग्राउंड है, जो वैधानिक बैकग्राउंड है, इतने वीक बैकग्राउंड है, उसके आधार पर यह निर्णय बदल सकता है या ले सकता है। आगे वही कहा गया है। अभी तक ऊपर ये कहा गया था कि कोर्ट बार बार ये रिवाइज कर रहा है कि आप बिल ले सकते हो अगर चार्जशीट इनकम्प्लीट है, लेकिन अब आगे या थोड़ा सा अस्पष्ट किया है, उसकी संभावना को दर्शा रहा है कि यह जो निर्णय है यह सूचित कर रहा है। क्यों यह विशेष रूप से अलार्म कर रहा है, यानी अलार्म का मतलब होता है खतरे की घंटी। यह जो निर्णय है अस्पष्ट तरीके से यह अभी जो कोर्ट के द्वारा रिमेन किया गया है इस जजमेंट को, और तुषार मेहता के द्वारा आग्रह किया गया है बिल को वापस लेने के लिए, इस निर्णय पर कोर्ट का जो अस्पष्ट और रिमेन्स रुख है उसका जो अभी अस्पष्ट उन्होंने कोर्ट ने किया है वह खतरे की घंटी है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिल का अधिकार की व्याख्या अभी तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसके द्वारा की जा रही थी, उसके प्रवाह में की जा रही थी, और यह संभावना बनता है कि जो इस संभावना की जो व्याख्या की गई है कि जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के द्वारा, उनको जांच करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, और यह जो मैटर्स है और अधिक सीरियस बना देती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि ये एग्रीड कर लिया है डिफर डिसीजन टू ऑन डिफ़ॉल्ट बिल फॉर एक्यूज्ड पर्सन अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर में
जो एक्यूज्ड पर्सन हैं, यानी कि पूरे देश की जेलों में जो बंद हैं, जो ट्रायल हैं, जो अभियुक्त अपराधी हैं, अभियुक्त पर्सन हैं, उनके लिए जो डिफ़ॉल्ट बिल लेने का निर्णय है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो पहले की निर्णय था उसको बदलने के लिए एग्री कर लिया गया है। तो यह पूरा का पूरा इफ़ेक्ट डालेगा, जिसमें ये पूरे के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा जहाँ पर अभियुक्त बंद हैं। मतलब जितने भी देश भर में अभियुक्त हैं सबके ऊपर यह इफ़ेक्ट डालेगा। और यह जो इम्प्लीकेशंस है, अगर ये लागू हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है एक्यूज्ड का, इस तरीके का जो इम्प्लीकेशंस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जांच सीमा को जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो कस्टडी में रह सकता है, तो पूरे देश भर में अभियुक्तों के लिए ये परेशानी पैदा करेगा। उसके ऊपर बहुत ही जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है अभियुक्त का, वह ये उसकी जो स्थिति है, कंडीशंस है, वो ख़राब कर देगा, बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो यहाँ पर बात की गई है राइटर्स के द्वारा कि जो 3 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो यह हियरिंग कर रहे हैं, पहली चीज़ कि उनको किसी भी प्रशासनिक सहमति पर अपना ये जो औचित्य है, योग्यता है, यानी कि बिल देना और उसके समय कस्टडी को लेकर के जो बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, उसके सामने झुक जाना, ये बहुत एक तरीके से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उनको जो है अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए और सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। डज नॉट सेक्रीफाइस प्रोसीड्यूरल प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रक्रियात्मक औचित्य होता है, और किसके पर, प्रशासनिक जो कन्वेंशन होता है, सहमति होता है कि उसने कह दिया कि अभी जांच प्रक्रिया में हम लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जांच इनकम्प्लीट है, उसके लिए जब तक टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए और कस्टडी में रहने का टाइम भी बढ़ा दिया जाए। इस तरीके की जो सहमति है, ये प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कहा गया, जो तुषार मेहता उनके द्वारा जो कहा गया है, उसी पर राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके के वक्तव्य पर आप झुकिए ना। जो आपका जजमेंट है, पहले आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चेक करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चेक करिए कि वो सही है कि नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो राइट है तो आप क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बलि चढ़ा रहे हैं, क्यों उसकी जो है क्यों एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रशासनिक सहमति होता है, क्यों उस पर आप झुक रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो है आप एक्यूज्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है संविधान में, क्यों आप उसकी जो है हत्या कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, इस पर आपको अडिग रहना है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था। यहाँ पर हमने यही बात कही, पूरी की पूरी बिल को लेकर के जो बात की गई थी, एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो निर्णय है वो सॉलिसिटर जनरल पर उसको एग्री किया गया है और डिफ़र किया गया है, यानी कि उसको माना गया है कि जो एक्यूज्ड का डिफ़ॉल्ट बिल का लेने का तरीका है, एक डिफ़ॉल्ट बिल वो लेता है, उस पर जांच एजेंसियों के द्वारा जो समय दिया जाता है वो बढ़ा दिया जाता है। जांच को लेकर के वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसलिए उनकी जांच को बढ़ा दी जाती है। अब ऐसी बात है कि जो जांच एजेंसियां हैं, अगर वो समय बढ़ा दे रही हैं तो एक्यूज्ड डिफ़ॉल्ट बिल नहीं ले सकता है। एक्यूज्ड जो है जब वो उनको ज़्यादा दिन तक कस्टडी में रह सकता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की सहमति है वो बहुत गलत है, ये तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एक तरफ आप ऊपर इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान कर रहे हैं, बार बार अपने निर्णय को रिवाइज कर रहे हैं, रिट्रेट कर रहे हैं कि वह डिफ़ॉल्ट बिल ले सकता है, और एकाएक आप प्रशासनिक सहमति के सामने झुक गए। ये बहुत गलत बात है, इस पर आपको नहीं झुकना है। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को पूरा देखते हुए तब तक आगे आपको लेके चलना है, नहीं तो यह पूरे देश भर में जितने भी अभियुक्त हैं, जिनकी अनकाउंटेबल संख्या है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा ये इफ़ेक्ट डालेगा। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही खतरनाक तरीका है। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल था।
जिसकी व्याख्या हमने बहुत बेहतरीन ढंग से किया। उम्मीद करता हूँ कि आई होप आप लोग को समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात की गई है, और वो बात क्या है, डेथ बाय मिथेनॉल। अब देखिए यहाँ पर वही बात है कि मिथेनॉल, आपको शराब ही क्यों पीना है? मरना है तो बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे काम करके मरो। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि लोग शराब के नशे में आकर के हत्या खुद से कर लेते हैं। ये बहुत बहुत रॉन्ग सिचुएशंस है। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ कि 17% पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मर गए। और ये खबर में क्यों आई? क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ता जो है असेंबली में सीना ठोक के कहा था कि पिछले 14 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और सोमवार को जो है ये घटना घट गई। एक तरफ वो घोषणा किया, एक तरफ ये जो है आउट हो गए। तो इस तरीके की जो घटना होती है जहरीली शराब, देखिए जहरीली शराब पीने से अगर आदमी शराब पी रहा है तो पहली चीज़ कि वो शराब पीना ही अपने आप में गलत है, लेकिन आदमी पिएगा तब जब बनेगा, तो बनना भी गलत है, लेकिन इससे राजस्व मिलता है। तो बहुत सारी इसमें कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए इस पर जो है बहुत उतना नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर शराब कोई पी रहा है, जहरीली शराब है, तो जहरीली शराब का मतलब अगर उसमें मेथनॉल या इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो जहरीली बन जाती है, और इस हिसाब से वो जो है मृतक का कारण बन जाती है। तो उसको रोकने के लिए आपके पास प्रावधान होने चाहिए। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स है उसको ये निगरानी रखना चाहिए कि जहरीली मात्रा में जो शराब है वो कहाँ बिक रही है। पहली चीज़ की शराब अगर बिक रही है, वही इसमें बात कही गई है कि जो तमिलनाडु का जो खुदरा मार्केट है वहाँ पर ये बहुत सस्ते दाम पर अवेलेबल होती हैं। तो अगर शराब यहाँ पर अगर किसी में जो रिटेल प्राइस होता है, अगर वहाँ पर सस्ते दाम पर मौजूद है शराब, तो जो ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा मात्रा में लोग, पीने वाले लोग वहाँ पर ले लेंगे। और अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर उनमें मेथनॉल ज़्यादा होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो लोग सस्ती चीज़ों के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। तो इनके लिए तमिलनाडु ने जो मेथनॉल से मिली हुई शराब है उसको रोकने के लिए राज्य के पास अच्छा खासा कानून है कि यहाँ पर 2002 में इसको रोकने के लिए कानून लाया गया था। 2002 से जो मेथनॉल पीने से जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मेथनॉल को रोकने के लिए कि मेथनॉल मिली हुई शराब न बिक्री हो, वो 1937 के एक्ट में संशोधन किया गया था, उसको ये भी लाया गया। और मेथनॉल, मेथिल अल्कोहल वर्निश जो रूल 1959 में था उसको मेंटेन किया गया कि मेथनॉल सप्लाई को जो है कंट्रोल किया जाए। यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कानून है, लेकिन कानून में चूक कहाँ हुई? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो ये राइटर कह रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर, आपको जो विपणन का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स है, उस पर आपको जो है वर्क करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से चूक हुई है। अगर वहाँ पर मेथनॉल मिली हुई शराब की सूचना मिल रही है तो उसको रोका क्यों नहीं गया? हालांकि कुछ पुलिस, बहुत सारे वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उसको सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उस पर जो है आपको वर्क अभी भी करने की ज़रूरत है। और ये जो स्टालिन है, यानी कि तमिलनाडु के जो सीएम हैं, ये इस केस को जो है सीआईडी को सौंप दिए हैं, और इन्होंने मृतक के परिवार को 10 लाख और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये देने की जो बात कही है। इसके अलावा उन्होंने और कोई भी इसको पर डिबेट नहीं किया है। जो फैमिली जो वित्तीय अन्य किसी वित्तीय सहायता की उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया। और यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ हो गए हैं, या उनके साथ चले गए हैं, जिन्होंने अभी पिछली साल जो है 4 लाख रुपए पूर्वी चंपारण जिले में मृतक को दिए थे। और इसके बाद से वे जो है उसके अगेंस्ट कोई किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने के अगेंस्ट हो गए थे कि तमिलनाडु में, और उसी तरीके से अब तमिलनाडु में हो गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि वित्तीय सहायता किसी भी तरीके से गलत तरीका बढ़ा देती है। यानी कि अगर आप अपराधी को वित्तीय सहायता दोगे तो वो और तरीके का अपराध करेगा। तो ये शराबी हैं, अगर मर रहे हैं शराब पी करके, तो इनको वित्तीय सहायता और अतिरिक्त क्यों दिया जाए? तो लोग क्यों डरेंगे कि भैया शराब पी करके मर जाओ, 50 लाख 1 करोड़ पा जाओ? तो ये और तरीका साबित होगा। इसलिए थोड़ी बहुत राशि दे करके आप ये जो वित्तीय कंसेशन है, एक्स्ट्रा कंसेशंस है, उनकी फैमिली को जो वित्तीय कंसेशन दिया जाता है
वो आप पहली चीज़ की बंद कर देंगे तो इन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम लोग शराब से मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसके बाद ये आथर कह रहे हैं कि ये एक समय है, उपयुक्त समय है कि आपको पूरे राज्य में एक यूनिफॉर्म और कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेकर के आने का, यानी कि एकीकृत एक समान और व्यापक कानून लाने का, जो इस प्रॉब्लम को, यानी कि जो लिक्विड शराब होती है उसको जो है उसमें मिलावट, उसमें मिथिल अल्कोहल यानी कि मिथनॉल डाल करके जो बेची जाती है, उसके लिए, उसको रोकने के लिए आप बेहद स्ट्रांग कानून लेकर के आएँ, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जा सके उनके पास। और इसके साथ साथ आप लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वे इन लिक्वरों के साथ जो अवैधानिक तरीका होता है लिक्वर बनाने का, यानी कि शराब बनाने का अवैधानिक तरीका यही है कि उसमें मेथिल या एथिल की मात्रा ज़्यादा करके उसके बिक्री को बढ़ाने के लिए उसका रेट कम कर देना, उसको पहली चीज़ की उसके प्रति किसी भी तरीके की टॉलरेंस न की जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, तब जा कर के वो सक्सेसफुल हो सकता है। और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, इस पर जो वर्क की जाती है वही आपको करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए यहाँ पर एक बात कही जा रही है, यहाँ पर एक और ये फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब देखिए यहाँ पर एक अन्य आर्टिकल है, सेफ्टी इन लाइन ऑफ ड्यूटी। ये क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल वैसे तो आप लोगों की जानकारी में होगा। होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल्स में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई पेशेंट है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले, नात रिश्तेदार, वहाँ की पूरी सोसाइटी, समाज और अतिरिक्त समाज, यानी कि दूर दूर से लोग आ करके अस्पतालों में तोड़फोड़ करते हैं। और जिस डॉक्टर के द्वारा हत्या की जाती है, यानी कि जिस डॉक्टर को जो डॉक्टर मरीज का देखभाल कर रहा था, अगर उसके द्वारा वो रोगी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो पूरा का पूरा अस्पताल जला दिया जाता है, डॉक्टर को खोजा जाता है, डॉक्टर को मार दिया जाता है। और इस पर केंद्र सरकार भी बहुत सारे कड़े कानून लेकर के आई थी कि इस तरीके की घटना ना हो, यानी कि कभी कभी डॉक्टरों के द्वारा श्रमिक को मारा जाता है, रोगियों को मारा जाता है, तो इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए क्या हुआ कि केरल में अभी एक सर्जन थी, हाउस सर्जन थी वंदना, तो उनको जो है उनकी हेल्थ केयर सर्विस पर्सन थी, और ये कौन थी, वंदना। तो ये क्या थी कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में भर्ती थी वंदना दास, यंग हाउस सर्जन थी, और इनको जो है लगातार देखा जा रहा था रूटीन तरीके से। तो ये एक रोगी के द्वारा, वो रोगी नशे में था और इस तरीके से वहाँ पर कुछ झड़प हुई या फिर किसी तरीके से वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो इससे क्या हुआ कि केरल का जो पूरा समुदाय था वह जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो हेल्थ कम्युनिटी थी, जो डॉक्टर्स थे, वह पूरा शॉक हो गया और उनके मध्य अपनी सेफ्टी को लेकर के बात आने लगी। तो केरल ने अभी पिछले हफ्ते एक नया कानून लेकर के आया, केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। इस तरीके से ये कानून लेकर के आया, एक्ट 245 डिफेंसेस अगेंस्ट अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड वर्कर। तो यहाँ पर जो कानून केरल के द्वारा लाया गया है वो हेल्थ केयर सर्विस पर्सन्स के लिए है, हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वर्कर्स के लिए है, यानी कि दोनों पक्षों को यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ केयर की तरफ से कुछ ना हो, हेल्थ केयर के ऊपर कुछ ना हो, श्रमिकों के ऊपर कुछ ना हो, श्रमिकों को ना कुछ हो। तो ये जो कानून है इसका केरल के द्वारा जो लाया गया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये कानून केवल केरल के द्वारा ही नहीं, पूरे देश में इस तरीके का कानून होना चाहिए कि किसी भी तरीके की जो हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेल्थ केयर वहाँ पर जनरेशन्स होते हैं, हेल्थ केयर सर्विस जो देते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुँचाया जाए और इनके द्वारा
जो अस्पताल में लोग आते हैं उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। अगर इसमें किसी भी तरीके का दुरुपयोग किया जाता है, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है, अगर कोई गलत तरीका या इस कानून का किसी भी पक्ष के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उस पर जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है वो 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाएगा और 3 साल की जेल की जाएगी। तो इस तरीके का जो कानून है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको सिमिलरली अदर स्टेट्स में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं दिन ब दिन आती रहती हैं। पूरे देश में इस तरीके के कानून, पूरे देश में जो कभी डॉक्टर हड़ताल पे बैठते हैं और यहाँ पर डॉक्टर ने हड़ताल करने की जो है चेतावनी भी दी कि हम लोग पूरे देश भर में हड़ताल करेंगे। इससे डॉक्टर समुदाय में काफ़ी क्रोध है। तो इस बात पर लेकर के राइटर कहते हैं कि इस तरीके का कानून जो केरल के द्वारा लाया गया है बहुत ही बेहतरीन है। इसको अन्य राज्यों के द्वारा भी इस तरीके के कानून को एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती है। कभी डॉक्टर मारे जाते हैं, कभी रोगी मारा जाता है, कभी श्रमिक मारा जाता है, कभी अस्पताल फूंका जाता है, कभी डॉक्टर हड़ताल पे चला जाता है, कभी रोगी के परिजन वो सब हड़ताल पे चले जाते हैं। तो इसका जो समस्या मूलक निदान करना चाहिए, समस्या ये जो है उसका निदान करने के लिए केरल के द्वारा जो कानून लाया गया है वो बहुत ही बेस्ट है अभी करेंटली सिचुएशंस में, क्योंकि कानून परिवर्तनशील होता है, उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो तरीका था उस पर राइटर ने अपनी बात कही, अन्य स्टेट को भी लाने के लिए उस पर बात कही है। ये देखिए एक नया यहाँ पर एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर क्या कहा गया, वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। यहाँ पर देखिए अभी सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है। एक अभी 20 मई को केंद्र गवर्नमेंट एक कानून लेकर के आएगी, कानून नहीं एक योजना लेकर के आएगी, एक योजना लेकर के आएगी। और वो योजना है क्या, ज़रा उसको देखिए। वो योजना फ्रेंड्स है इन ए स्टेप टूवर्ड्स कटिंग डाउन वेस्ट प्रोडक्शन। होता क्या है कि हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्शंस होता है अर्बन इंडिया में, यानी कि जो शहरी भारत है वहाँ पर पुराने कपड़े, जूते, मोजे, फटे कपड़े, खिलौने, प्लास्टिक, किताबें, कापी, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, सब वेस्ट मटेरियल जितना भी यूज होता है, पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल अर्बन सेक्टर्स में जो होता है उसको एक जगह ला करके रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनाने को लेकर के है। और यहाँ पर जो उसकी 3 स्पेशल दिया गया है, जो उसमें विशेष दिया गया है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। यानी कि वो जो बेकार प्रोडक्ट शहरों में पड़े रहते हैं, फेंक दिए जाते हैं इधर उधर, उसको रिड्यूस करना, उसको रिड्यूस करके रिसाइकिल करना, रिसाइकिल करके रीयूज करना। तो ये सेंटर की जो योजना है पूरे व्यापक स्तर पर पूरे राष्ट्र में 20 मई को लागू की जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो RRR सेंटर है ये पूरे व्यापक स्तर पर फैलाया जाएगा और इसको जो जोड़ा गया है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, मेरी लाइफ माई क्लीन सिटी, यानी कि मेरी ज़िंदगी मेरा जीवन मेरा स्वच्छ शहर। और ये जो लाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाया गया है अर्बन 2.0, उससे ये जो है कनेक्ट किया गया है, जहाँ पर सिटीजन्स को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करना है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस अभियान का वह इन्वायरमेंट के लिए है। मेन जो मैं इसको बता दूं, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, सड़ते रहते हैं, उसमें गलते रहते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसका इन्वायरमेंट से जोड़ा गया है सस्टेनेबल जो है हैबिट्स के लिए, मतलब एक धारणीय विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन हो, उसको लेकर के बात की गई है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को जो ख़राब हो चुका है उसको जो ख़राब हो रहा है उसको रिड्यूस करें, रिड्यूस करके उसको रिसाइकिल करें और रिसाइकिल करके रीयूज करें। यानी ये ये योजना जो है जो 20 मई को लागू की जाएगी, ये केरल, ये जो है एक अन्य देश है इजराइल के समान लागू की जाएगी, जहाँ पर पानी को, जो पानी है, जो लैट्रिन वगैरह जो कुछ भी सीवेज का पानी होता है उसको रीयूज किया जाता है वो उस प्रोसेस से। तो ये अपने आप में अभी तो बेस्ट लग रहा है, फिर आगे देखिए इसकी कार्रवाई पर क्या हो सकता है।
तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आज का आर्टिकल था, और आज के जो आर्टिकल में जो भी क्वेश्चंस बने हैं आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, खासकर सुप्रीम कोर्ट और उसको लेकर के। आगे जो भी आर्टिकल आएंगे इस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल बच रहा है उसको हम संडे के दिन कवर करते हैं। आपको पता है कि जितने भी साइंस के आर्टिकल आते हैं वो सब कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अ लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।